मैं अजय खंडेलवाल अस्मिति एकेडमी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जल ही है जीवन, तो फिर क्यों ना सीखे जल संरक्षण। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। आज के हमारे स्वयं मंथन का टॉपिक भी है जल संरक्षण या वाटर मैनेजमेंट। और आज के हमारे एक्सपर्ट स्पीकर हैं श्री पीबी वेकरिया जी। मिस्टर पीबी वेकरिया जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात में असिस्टेंट प्रोफेसर है और उनके एक्सपर्टीज टॉपिक सॉइल और वाटर इंजीनियरिंग है। उन्होंने बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए हैं जो कि सॉइल और वाटर इंजीनियरिंग के रिलेटेड हैं। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में नेशनल और इंटरनेशनल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर उनके कार्यों के कारण उनको भारत सरकार ने सरदार पटेल अवार्ड से भी नवाजा है। आइए ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम डॉक्टर वेकरिया के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं हम कैसे अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं या वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। प्रोफेसर वेकरिया स्टार्ट करें उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आपका कोई भी सवाल है प्रोफेसर से तो आप प्लीज चैट बॉक्स पे लिखिए। समय की उपलब्धता के हिसाब से डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, अब मंच आपका है, प्लीज। हाँ ना, ओके। मेरी आवाज आ रही है अभी? हेलो, आई एम प्रोफेसर ऑडिबल? साहब आ रही है। हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाटर हार्वेस्टिंग। एक्चुअली दिस वाटर हार्वेस्टिंग is a part of water management. Under water management, water harvesting, water recharging, water transportation, water quality management and water utility, ये सब आता है। तो हम आज थोड़ा वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्जिंग पर बात कर रहे हैं। तो पहले तो एक क्यों जरूरी है, तो ये जो लेक्चर है वाई द नीड एंड हाउ, कैसे किया जाए, उसमें डिवाइड कर दिया गया है। तो पहले हम देखेंगे कि क्यों जरूरी है। तो पहले तो हमारा जो बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का जो 3 कंपोनेंट है, बेसिक कंपोनेंट जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो एयर, वाटर एंड फूड है। ये तीनों जो कंपोनेंट है ये बॉडी में एंटर होती है। इसका मतलब ये है कि इसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये इसकी क्वालिटी एज पर स्टैंडर्ड होनी चाहिए। यदि इसमें से कुछ भी गड़बड़ी है तो सीधा हमारा बॉडी पर अफेक्ट करता है। तो अब हम वाटर की बात कर रहे हैं आज। तो वाटर का जो स्टैंडर्ड है उसमें 2 टाइप के वाटर होती है, दो टाइप के स्टैंडर्ड होते हैं। एक ड्रिंकिंग वाटर का स्टैंडर्ड होता है और एक जो है वो इरिगेशन वाटर का स्टैंडर्ड होता है। ये ड्रिंकिंग वाटर का जो स्टैंडर्ड है वो WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो फिक्स करती है, ऑल ओवर वर्ल्ड में, अक्रॉस द वर्ल्ड चलता है। हमारा कंट्री में ये 2 एजेंसी है, BIS एंड ICMR, उसका स्टैंडर्ड होते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ये जो टेबल दिया गया है वो BIS स्टैंडर्ड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का है। तो हमारा जो पोर्टेबल वाटर है उसका जो वाटर, उसके जो अंदर केमिकल कंटेंट्स है उसकी लिमिट ये है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज pH वैल्यू है 6.8 टू 8.5 से आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और जो टोटल सोल्ट है, TDS बोलते हैं उसको, वो 500 से कम होना चाहिए। और कोई हैजार्डस कंपोनेंट जो बहुत सीरियस है उसका यहाँ लिस्ट आउट किया गया है। उससे भी सब जितने भी मेटल्स है, केमिकल्स है, वो कहीं ना कहीं यदि उसकी मात्रा ज्यादा है तो हमारा बॉडी पर इफेक्ट करता है, वो मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर देता है। यहाँ हम फ्लोराइड की बात करें तो फ्लोराइड 1 ppm 1 mg पर ग्राम mg पर लीटर यदि होता है, उससे ज्यादा होता है तो वो बोन्स प्रॉब्लम करती है। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड जरूरी है। अब हम RO वाटर जो हमारे घर में लगा हुआ है उसकी बात करें तो उसमें TDS, वो RO वाटर क्या करता है, वो सोल्ट फिल्ट्रेट करता है। उसमें टाइप ऑफ जो सोल्ट है जैसे कि फ्लोराइड है वो उसमें एड्रेस नहीं होती है। सिर्फ उसमें होता है क्या
कि रिडक्शन ऑफ सॉल्ट्स होती है। तो यदि 500 के नीचे चला जाता है ppm, मतलब इतना फिल्टर हो जाता है, तो हमको वो वाटर सॉफ्ट लगता है, तो पीने में थोड़ा अच्छा लगता है, अदरवाइज हार्ड लगता है। लेकिन उसमें यदि कोई इम्प्योरिटी है जो एज पर स्टैंडर्ड उससे ज्यादा है लिमिट, तो हमारे को बहुत नुकसान होता है। इसलिए रिचार्ज से ये सब डाइल्यूट होते हैं। जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है वो उसमें जो केमिकल हैजार्डस जो पार्ट्स है वो डाइल्यूट होते हैं, और इसलिए वो जरूरी है। दूसरा, इरिगेशन वाटर में ये स्टैंडर्ड दिया गया है EC लेस देन 2, SR 10 लेस देन 10 एंड RIC। अब यहाँ ये चीज है कि यदि आप डिग्रेडेड वाटर, सेलाइन और अल्कलाइन वाटर यदि आप क्रॉप में देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्रॉप कैन ग्रो, लेकिन उसका प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा और उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी नहीं होगी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो जो हमारा प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, ये वेजिटेबल है या फूड ग्रेन है, उसमें हैवी मेटल प्रिसिपिटेट होती है, इसके अंदर हैवी मेटल आ जाता है, तो वो खाने में यूज करने में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आपका जो ये स्टैंडर्ड है वो भी मेंटेन होना चाहिए इरिगेशन के लिए। अब अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है, मैं जिसमें काम कर रहा हूँ, उसका 35 सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में। एक उदयपुर में भी हमारा एक सेंटर है। उदयपुर में जो सीवरेज वाटर जो बाहर आता है उसको एग्रीकल्चर में यूज करके क्रॉप ग्रो करने के बाद उसका जो प्रोडक्शन था, जो ग्रेन और वेजिटेबल्स एंड व्हीट, उसका फिर केमिकल एनालिसिस के बाद पता पड़ा है कि जो सीवरेज वाटर का आप यूज करते हैं तो भी उस ग्रेन में हेवी मेटल आ जाता है, तो बिना ट्रीटेड आप ऐसे इरिगेशन में यूज नहीं कर सकते। अब फ्लोराइड की बात कर रहे हैं, तो हमारे देश में फ्लोराइड कहाँ कहाँ दिखती है? ये जो डॉट्स है वो फ्लोराइड 1.5 mg/L से ज्यादा है उसका डोज है, तो ये हैजार्डस है ऑलरेडी। वो वेस्टर्न इंडिया में है और यहाँ भी है, और बीच का पार्ट है वहाँ थोड़ा ठीक कंडीशन। तो ये फ्लोराइड जो है जहाँ जहाँ हम ड्रिंकिंग वाटर में यूज करते हैं वहाँ बोन्स प्रॉब्लम होती है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन ए वाटर, ग्राउंड वाटर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? EC जो है वो डायरेक्ट TDS से रिलेट करती है, जितना EC ज्यादा होगा उतना सोल्ट वाटर में ज्यादा होता है। वेस्टर्न इंडिया में और यहाँ कोस्टल लाइन पर ईस्टर्न पार्ट में भी, ईस्टर्न कोस्ट में भी 3000 के ऊपर का TDS दिखता है। तो यहाँ वेस्टर्न इंडिया में क्या है कि यहाँ तो वाटर स्केर्सिटी है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। यहाँ थोड़ा इंडस्ट्रियल इंटरवेंशन एंड कोस्टल के कारण है। और ये जो बाकी का जो लेस देन 3000 दिखाया गया पूरा बाकी का पार्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गुड कंडीशन है, क्योंकि ये थोड़ा जनरल मैप है। लेस देन 1000 जाता है वही पार्ट गुड में गिना जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब जगह पर कंडीशन गुड है। कहने का मतलब है कि 3000 के ऊपर यदि जाता है TDS, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर, तो ये अलार्म कंडीशन हो जाती है। उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा, ये एरिया को आपको रिचार्ज करना पड़ेगा या वाटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो वहाँ के जो पॉपुलेशन है या वहाँ का क्रॉप है वो बहुत सीवियरली इफेक्ट हो सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1951 से पर कैपिटा पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। ये जो 1951 में 5000 के ऊपर क्यूबिक मीटर वाटर अवेलेबल था पर हेड, अभी ये वाटर कभी 2025 में 1300 के आसपास हो जाएगा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि वाटर जो है वो कम नहीं हुआ है, वाटर एक्चुअली कम नहीं होता है। यहाँ हमारा पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ गई है, इसलिए ये जो शेयर आता है पर हेड वो कम हो गया है। अब दूसरा कि यदि मान लो कि वाटर के अंदर इम्प्योरिटी है, कोई भी इम्प्योरिटी है, उसमें केमिकल कंपोनेंट है, मेटल है, कुछ भी है, तो बॉडी में वो कहाँ अफेक्ट करता है, उसके लिए एक चार्ट दिया गया। ये डिटेल हम बहुत नहीं जाएंगे उसमें, क्योंकि ये आप पढ़ सकते हैं, जिसको पढ़ना है वो पूरा पढ़ सकते हैं। हेल्थ में सपोज यहाँ लेड लिखा है, तो लेड जो है वो डिले फिजिकल
मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये लेड नहीं होना चाहिए कहीं वाटर में या फूड में। और उसका जो क्या है कि परमिसिबल लिमिट इस टेबल में दी गई है, वो भी देख सकते हैं। हमने आगे फ्लोराइड की बात की थी, तो फ्लोराइड से क्या होता है, देखिए ये फ्लोराइड की इफेक्ट है। ये जो बोन्स है, ये बोन्स में यदि फ्लोराइड मोर देन 1.5 ppm से ज्यादा है तो ये बोन्स जो है उसमें प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स में पेन होता है, इसके अंदर का जो कैल्शियम है वो रिमूव होने लगता है। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाती है, इसलिए जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए तो टोटल वाटर ऑन द अर्थ वो 3% है, बाकी का है फ्रेश वाटर 3% है, 97% ओशन में है वो सोल्ट वाटर है। इसलिए यदि 3% में हमें चलाना है तो हमें मैनेज या रिचार्जिंग एंड हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। अब नीड क्या है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज का एक्चुअली नीड जो है टू ओवरकम इंक्रीजिंग अवर वाटर डिमांड, ये जरूरी है। इसलिए जरूरी है टू चेक डिक्लाइनिंग इन ग्राउंड वाटर लेवल, डे बाय डे ग्राउंड वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। यदि बहुत डाउन हो जाता है तो उसको पंपिंग करना भी मुश्किल हो जाता है। कोई जो एरिया है वहाँ 1000 फीट से भी डाउन अभी हम पंपिंग करके पानी बाहर निकालते हैं, तो कॉस्टली एफर्ट है एज वेल एज इसको डिफिकल्ट, डे बाय डे वो डाउन भी जाएगा। टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर क्वालिटी बाय डाइल्यूशन, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, टू इम्प्रूव इकोलॉजी ऑफ एरिया बाय इंक्रीजिंग द वेजिटेशन, ये सब के लिए हमारे को ये जरूरत है। और ग्राउंड वाटर रिचार्ज का एडवांटेज क्या है, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है। मान लो कि एक सरफेस पर डैम बना के हम वो काम करते हैं, इसकी जगह पर यदि हमारा ग्राउंड में रिचार्ज करते हैं तो वहाँ डैम कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव बनता है। द एक्यूफर सर्व एज ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक्यूफर मीन्स जो ग्राउंड के अंदर जो फॉर्मेशन है विच कैरीज द वाटर, होल्ड्स द वाटर एंड ट्रांसमिट द वाटर, इसको एक्यूफर बोलते हैं। तो ये एक्यूफर सिस्टम है, एक जगह पर हम रिचार्ज करते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। कैनाल कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, डैम हम बनाते हैं तो फिर कैनाल सिस्टम बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, तो ये ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। नो लैंड इज वेस्टेड फॉर स्टोरेज, इसको स्टोर करने के लिए आपकी लैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये अंडरग्राउंड सब सरफेस में ही स्टोर हो जाएगा। ग्राउंड वाटर इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू पॉल्यूशन, ये ग्राउंड में स्टोर होने से पॉल्यूशन उसको टच नहीं करता है। हम बहुत चीजें इधर उधर थ्रो कर देते हैं, हमारा वेस्ट जो मटेरियल है जो जिसको कचरा बोलते हैं वो इधर उधर फेंक देते हैं, तो जो सरफेस वाटर स्टोरेज होता है रिवर उसको खराब कर देते हैं। ग्राउंड वाटर तो ऐसे अच्छा रहता है। रिड्यूस इफेक्ट ऑफ ड्रॉट, यदि ड्रॉट आ जाता है और हमारा पूरा सब सरफेस पानी से भरा हुआ है, अच्छा वाटर लेवल मेंटेन किया हुआ है, तो ड्रॉट को हम ओवरटेक कर सकते हैं 1-2 साल के लिए। अब ये सब चीजें थी, उसका जो था इम्पोर्टेंस क्यों हमें करना चाहिए। अभी हम कैसे करना है उससे पहले 1-2 चीज मैं बता देता हूँ। जो सरफेस के अबव इसके रिलेटेड कौन सी सिस्टम है और ग्राउंड सब सरफेस में क्या सिस्टम है वाटर रिचार्जिंग के लिए, तो सब सरफेस का स्टडी हम देखेंगे। उस सब सरफेस में क्या क्या फॉर्मेशन होता है, कहाँ रिचार्ज होता है, कहाँ नहीं होता है। ये हाइड्रोलॉजिक साइकिल है वो बहुत 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 इंटरेस्टिंग साइकिल है, और आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्राइमरी एजुकेशन या प्राइमरी लेवल में इसको एंटर कर दिया है। ये पूरे साल जो सी वाटर है वो इवापोरेट होता है टेम्परेचर से, सन लाइट के कारण, सन हीट के कारण, और समर में बहुत हीट होता है तब ये इवापोरेट होता है पूरा वाटर, और जितना सरफेस वाटर बॉडी है वो सूखने लगता है, पूरा जो है एटमॉस्फेयर जो वेपर बन के पूरा पानी एटमॉस्फेयर में चला जाता है। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ओशन जो है वो बहुत हैजर्डस, इसमें केमिकल्स होती है, सॉल्ट्स होती है, लेकिन इवापोरेशन जो पानी का होता है वो क्लीन होता है, उसमें कोई भी कंटेंट नहीं होता है, 100% प्योर। ये ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद उसका फॉर्मेशन क्लाउड में होता है, फिर प्रिसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होता है। ये अपलैंड में जब रेनफॉल होती है तो मतलब अपर लैंड में होता है, वो धीरे धीरे उसका फ्लो बन जाता है। रेनफॉल
यहाँ जब ग्राउंड पर आती है पूरा एरिया में आती है, लेकिन ऊपर जो रीजन है वहां से वो फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। जो ऊपर जो सरफेस पर फ्लो होता है उसको सरफेस फ्लो बोलते हैं। सेम टाइम वाटर इनफिल्ट्रेट इनटू द ग्राउंड, वर्टिकली वो ग्राउंड में भी जाएगा, सब सरफेस में पेनिट्रेट होगा, वो अंदर जाएगा। वो एक लेवल पर जाने के बाद जब हार्ड रॉक आएगा उसके रास्ते में, तब वो हॉरिजॉन्टल फ्लो बन जाएगा, वो हॉरिजॉन्टली मूव करने लगेगा। ये सरफेस फ्लो जो है वो रिवर, कोई रिवर इसके पाथ में आती है, सपोज इसके रास्ते में कोई रिवर आती है तो इंटरसेप्ट हो जाता है, और ये फ्लो है रिवर में ज्वाइन हो जाता है, और रिवर अल्टीमेटली समुद्र में चली जाती है, सी में चली जाता है पूरा पानी। तो हमारा गुड वाटर है, जो अच्छा पानी है, वो अगेन ज्वाइन इनटू सी, तो अगेन वो सॉल्ट वाटर बन जाता है, यूजलेस बन जाता है। ग्राउंड में आप देखिए तो ग्राउंड में ये फ्लो अल्टीमेटली समुद्र में मिल जाता है, वो भी सॉल्ट वाटर बन जाता है और यूजलेस बन जाता है, क्योंकि ये फ्लो जो है वो भी अल्टीमेटली, बिकॉज द लेवल ऑफ ओशन सी इज लोअर देन द सरफेस एलिवेशन ऑफ लैंड। ये अपलैंड होगा ऑलवेज, इसका रिड्यूस लेवल जो है उससे इसका ज्यादा होगा, तो इसके कारण फ्लो है समुद्र में चला जाता है। यहाँ टू वे सिस्टम है। मॉनसून में ये जो पानी है, जमीन का पानी, सब सरफेस फ्लो वो समुद्र में जाता है। अब मान लो कि मॉनसून के बाद हम यहाँ पंपिंग कर ले, सपोज इस पॉइंट पर मैं पंपिंग कर रहा हूँ, हमारा पंप चल रहा है, और ये जो पानी का डेप्थ है, ग्राउंड का डेप्थ है, वो इतना नीचे चला जाएगा। बहुत लोग पंपिंग करते हैं, इरिगेशन के लिए करते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए करते हैं, तो इसके लिए इसका जो वाटर लेवल है वो डाउन हो जाएगा। ये समुद्र का वाटर लेवल से जमीन का वाटर लेवल जो डाउन हो जाएगा, उस टाइम ये फ्लो स्टार्ट होगा, रिवर्स फ्लो। ये समुद्र का जो फ्लो है वो इनसाइड लैंडवर्ड साइड जाएगा। ये डिटोरिएटेड वाटर है, डिग्रेडेड वाटर है, वो लैंड के अंदर आ जाएगा, हमारा ग्राउंड वाटर में मिक्स होगा, वो हमारा ये ग्राउंड वाटर खराब कर देगा। इसलिए यहाँ हम हार्वेस्टिंग एंड वाटर स्टोर ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तो जो वाटर का हेड है, एलिवेशन है वाटर का, इस समुद्र से हमेशा ज्यादा रहेगा, तो ये क्वालिटी अच्छी रहेगी। इनग्रेस बोलते हैं, सी वाटर इनग्रेस, ये नहीं होगा। अब ये ऊपर का था, सरफेस के ऊपर का साइकिल। अब जमीन के नीचे क्या होता है? तो जमीन के नीचे क्या होता है कि पहले शुरू से सरफेस से जब आप डीप जाएंगे तो लूज मटेरियल होता है, उसके बाद एक हार्ड रॉक का लेयर आता है, उसको कन्फाइंडिंग बेड के बोलते हैं। वो पानी को अंदर एलाउ नहीं करते हैं, इतना हार्ड होता है और थिक भी होता है। उसके बाद फिर एक पोरस मटेरियल या कोर्सर मटेरियल का, जैसे सैंड है, ग्रेवल है, उसका एक लेयर आता है। उसके बाद फिर हार्ड रॉक आता है। तो ये सिस्टम ऐसे आती है। पहले जो लूज मटेरियल है, इट्स लेड ओवर वन हार्ड लेयर, तो वहां तक जो पानी है वो बारिश से यहाँ तक एंटर होता है, बारिश से यहाँ तक एंटर हो जाती है। लेकिन पहला जो रॉक आ जाता है, वहां से वर्टिकल जो रेनफॉल है, रेनफॉल का पानी यहाँ नहीं एंटर होता है नेक्स्ट इस जोन में। तो इसके लिए क्या करता है, हमारा जो ट्यूबवेल है वो सब में से पास होता है, सब एक्यूफर में से। ऊपर का एक्यूफर है कन्फाइंड एक्यूफर बोलते हैं, कन्फाइंड एक्यूफर बोलते हैं, अनकन्फाइंड, कन्फाइंड। तो ट्यूबवेल सब एक्यूफर में से पास होता है। तो ये दो बेड के बीच का जो एक्यूफर है वहां से पानी खींचता है, पंप करते हैं। लेकिन रिचार्ज जो रेनफॉल का होता है वो वहां नहीं होता है। इसलिए यदि हम पानी जो डाइवर्ट करेंगे ट्यूबवेल में, तो ही ये कन्फाइंड जोन रिचार्ज होगा। यहाँ क्या होता है, रेनफॉल के बाद रिवर स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरा अनकन्फाइंड जोन भर जाता है पानी से, तो ये सीप होने लगता है रिवर में, रिवर सीधा ले जाता है उसको सी में। तो ये गुड वाटर है, वहां चला जाता है। और जो ये सब सरफेस का डीप एक्यूफर है वो अभी पूरा भरा नहीं होता है, इसलिए यहाँ रिचार्ज करना जरूरी है। ये पूरा वही आगे वाली सिस्टम है। उसमें भी पहला ऊपर वाला है वो कन्फाइंड जोन है, अनकन्फाइंड जोन है। उसमें यहाँ वेल मतलब अपना ट्यूबवेल है, वो यहाँ तक ही उसका डेप्थ है। दूसरा ट्यूबवेल है, उसका डेप्थ है कन्फाइंड एक्यूफर 2। तीसरा है उसका 3 तक है। तो ये तीसरा वेल है, सब में से पास होता है।
कि इसको रिचार्ज करेंगे तो ये सबको रिचार्ज करेंगे, ठीक है, इस टाइप का होता है। और इसका रिचार्ज पॉइंट हायर लेवल पर होता है, तो वहां से पानी अगेन मूव करेगा सीवर्ड साइड, और दो हार्ड रॉक के बीच का जो लेयर है उसमें पानी प्रेशर से रहता है। अब तीसरा ये है कि कैसे रिचार्ज करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा हमारे को इंफॉर्मेशन आ गया ग्राउंड में क्या सिचुएशन है, वाटर साइकिल क्या है। अब हम देखेंगे कि किस जगह पर रिचार्ज करना चाहिए, या वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, या वाटर मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो उसके लिए एक रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का यूज करके ऐसे मैप, जो पूरा रीजन होता है, रिवर बेसिन ज्यादातर तो होता है, रिवर बेसिन को अपने डिफरेंट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ क्या है कि ये जो कलर है, ये कलर, इसको लेस देन 2500 मीटर क्यूब पर स्क्वायर किलोमीटर पर एनियम हार्वेस्ट पोटेंशियल बताया गया है। तो ये मैप कैसे बनता है पहले मैं वो बता देता हूँ। ये मैप जो है वो जो सैटेलाइट इमेज होती है उसमें सॉइल टाइप की होती है, फिर स्लोप होता है, फिर लैंड यूज होता है, लैंड यूज लैंड कवर होता है, फिर रेनफॉल पैटर्न होती है, एंड जियोलॉजी होती है। ये जो लेयर्स है उसको ओवरलैप करके फिर उसकी एनालिसिस टेक्निक होते हैं, उससे ये जोन में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला जो होता है यहाँ 2500 मीटर क्यूब पर स्क्वायर किलोमीटर पानी अवेलेबल है, उसका पोटेंशियल इतना ही है। यदि मैं यहाँ उससे ज्यादा कैपेसिटी का स्ट्रक्चर बना दूं तो ये काम नहीं करेगा, हमारा जो कॉस्ट है वेस्ट जाएगा। इसलिए ये मैपिंग है वो गवर्नमेंट और पॉलिसी लेवल और एनजीओ को काम आता है। जब हम हाउस में काम करते हैं थोड़ा छोटा मोटा, उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन प्लानिंग लेवल पर यह जरूरत पड़ती है। और ये जो ब्लू है और ये 1 लाख मीटर क्यूब पर स्क्वायर किलोमीटर है, बहुत हाई अवेलेबल वाटर है। तो वहां आप सफिशिएंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं और अपना जो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 1 लाख मीटर क्यूब पर स्क्वायर किलोमीटर। अब कैसे डिजाइन करेंगे, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ दिल्ली का। दिल्ली का अब हम रिचार्ज करेंगे तो कैसे करेंगे, उसमें स्टैंडर्ड गाइडलाइन है दिल्ली की। ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड दिल्ली का जो रीजनल ऑफिस है उसने दिया है। उसने क्या किया है कि किस रीजन में किस टाइप का रिचार्ज कैसे किया जाए, उसका साइज डायमेंशन कुछ गाइडलाइन दिया है, उसका यूज हम कर सकते हैं। यहाँ ऐसा बताया गया है कि जो चाणक्यपुरी दिल्ली का जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील में डिवाइड कर दिया गया है। जो न्यू दिल्ली है उसमें चाणक्यपुरी, कॉनॉट प्लेस, तो क्या करें आया तो। हेलो, हाँ सर। वो बुक दिख रहा है आपका स्लाइड दिख रही है जिसपे स्टैंडर्ड डिजाइन फॉर एआर फॉर दिल्ली है। नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ तो दिख रहा है। वो ओपन हो रहा है। आप या तो पूरा स्क्रीन शेयर कर दीजिए, या फिर वो एप्लीकेशन भी शेयर करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, अगर आपने एप्लीकेशन शेयर किया हुआ तो। अच्छा एक मिनट, अब दिख रहा है? नहीं, अभी भी वही दिख रही है। आप पूरी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अच्छा तो गड़बड़ी हो गई। ये दिख रहा है ना? ये नहीं देखा तो कई रीते था। अच्छा इसको स्किप कर देते हैं, अगेन शेयर करना पड़ेगा।
हाँ जी, आप आगे शेयर कर लीजिए, उस एप्लीकेशन को शेयर कर लीजिए। नहीं आने क्या तुम्हारे लेवल आई आओ। अभी अभी ये पीपीटी नीचे 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 इसके नीचे उसके ऊपर ये शेयर हो रहा है। नहीं, अभी आपकी पीपीटी नहीं दिखी है। हाँ, अब आइए। नहीं वो नहीं दिख रहा है साहब, इसको छोड़ देते हैं फिर। ये नहीं दिख रहा है। वो दिल्ली वाला नहीं दिख रहा है, अभी नेक्स्ट आगे जाते हैं। ठीक है। उसमें ये इसमें एक पीडीएफ है, उसमें दिया गया है कि ट्रेंच और ट्यूबवेल का साइज दिया गया है, और जो किस टाइप का वो साइज होता है अलग अलग रीजन में दिया गया है। वो है अभी कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं हो रहा है यहाँ, तो नेक्स्ट में जाते हैं, हो सकता है तो लास्ट में देखेंगे। अब रिचार्ज टेक्निक में अर्बन के लिए और रूरल के लिए थोड़ा अलग अलग है। ये रिचार्ज पीट है जो अर्बन एरिया के लिए आप कैसे बना सकते हैं, रिचार्ज ट्रेंच बना सकते हैं, ट्यूबवेल ओपन वेल वो ज्यादातर होता है, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक जो ट्यूबवेल वगैरह होता है उसमें हम लोग ट्यूबवेल ओपन वेल यूज करते हैं। और यदि नहीं है कुछ और हमें रिचार्जिंग हमारा रूफ का जो वाटर है उसको हमें रिचार्ज करना है तो पीट और ट्रेंच बना सकते हैं। तो कैसे कर किया जाता है, सपोज हमारे पास ट्यूबवेल के कुछ नहीं है और वी आर इंटरेस्टेड टू हमें हमारा जो रूफ का जो वाटर है वो वेस्ट नहीं जाने देना है, और हमारे पास थोड़ा ये गार्डन है या किचन गार्डन है या छोटा सा जगह है, तो वहाँ इस टाइप का पीट बना के उसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये ट्यूबवेल चोकिंग का प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है कि यदि आपका जो वाटर आता है सरफेस से आता है तो प्रॉब्लम होता है, फिल्टर मस्ट है। यदि रूफ से आता है तो आप छोटा सा एक स्क्रीन भी लगा सकते हैं, या यहाँ कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो पानी है ग्राउंड में चला जाता है, ट्यूबवेल में नहीं जा रहा है। ट्यूबवेल में चोकिंग का प्रॉब्लम होता है, यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ क्या होता है, यहाँ ये 2x2x2 मीटर स्क्वायर का एक पीट बनाना है, फिर उसको ग्राउंड लेवल तक ग्रेवल मटेरियल से भर देना है, बस जितना अवेलेबल मटेरियल है वो चल जाएगा। क्योंकि ये इसलिए कटिंग करना जरूरी होता है कि जो सोइल का जो सरफेस होता है, ये ऊपर से जो सरफेस है वो क्ले या सोइल मटेरियल का बना है, वो उसका जो स्पीड है वाटर का जो मूवमेंट डाउनवर्ड वो कम होता है, तो इसको ब्रेक करने के लिए ये करना जरूरी होता है। तो ये करने से हमारा ग्राउंड वाटर में ये पानी रिचार्ज हो जाता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि यहाँ नीचे हार्ड रॉक नहीं होना चाहिए। यदि हार्ड रॉक होता है तो ये ग्रेवल मटेरियल के साथ नीचे ट्यूबवेल भी होता है, और ट्यूबवेल में हम पानी डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि हार्ड रॉक में पानी वर्टिकल डाउनवर्ड नहीं होगा। तो इसके लिए ये एक दिया गया है। दूसरा ये है कि यदि आपका रूफ का एरिया ज्यादा है, 200-300 मीटर स्क्वायर है, तो ये लंबा ट्रेंच बनेगा। यदि हमारा वॉल है उसके साइड में बना दो। अच्छा, ये जो बैक फिलिंग मटेरियल जो है वो सैंड का है या पोरस मटेरियल है, स्टोन से ज्यादा साइज का जो स्टोन रहता है वो बॉटम में रहेगा, बीच में थोड़ा कोर्स सैंड रहेगा और ऊपर में फाइन सैंड। ये इतना जरूरी यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ ट्यूबवेल में हम डाइवर्ट नहीं करते, लेकिन इसको लेवलिंग करने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि यहाँ कोई मूवमेंट करेंगे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ये ग्राउंड लेवल तक भर देना है। तो ये पूरा आप कहीं भी इस पर मूवमेंट कर सकते हैं, कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा।
यहाँ क्या होता है कि यदि रूफ का एरिया ज्यादा है तो आप थोड़ा लंबा ट्रेंच बना दीजिए, क्योंकि जो इन्फिल्ट्रेशन वर्टिकल मूवमेंट होता है वो जब स्टॉर्म आता है तब ज्यादा पानी आ जाता है, तो वो तुरंत तुरंत अंदर एंटर नहीं होगा। इसलिए ये लंबा ट्रेंच होता है। एक ट्रेंच यहाँ दिया गया है, इस टाइप का ट्रेंच बना सकते हैं। उसका 1 मीटर वाइड, 1.5 मीटर डेप्थ और 10-20 मीटर लॉन्ग, अकॉर्डिंग टू हमारा एरिया। हमारे पास गार्डन है, उसको सराउंडिंग में बना सकते हैं, वॉल है तो उसके पास बना सकते हैं, उसको रीफिलिंग कर देना है तो मूवमेंट में प्रॉब्लम ना हो और ये पानी इसमें डाइवर्ट होता है। फिर ज्यादातर जगह पर हमारा जो हाउस होता है अपना ट्यूबवेल होता है, छोटा ट्यूबवेल होता है डोमेस्टिक टाइप का। तो जो रूफ का जो भी वाटर है वो हम ट्यूबवेल में डाइवर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि ये जो रूफ का वाटर में सेडिमेंट तो नहीं होता है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब फर्स्ट रेनफॉल आती है तब ये रूफ में डस्ट होती है, तो इसके कारण एक फिल्टर जरूरी होता है, स्टैंड का फिल्टर। और उसके बाद यहाँ हम ट्यूबवेल में पानी डाइवर्ट करेंगे। इसका डिजाइन हम एंड ऑफ द लेक्चर में मैंने एक बताया है, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें सैंड भरना ऐसा नहीं करेंगे। इसकी जगह पर एक स्टेनलेस स्टील का स्क्रीन रखेंगे तो अच्छी तरह से सीधा कर सकते हैं, तो वो हम एंड में देखेंगे कैसे करना है। अब ये जो रूफ वाटर है वो दो जगह पर भी आप डाइवर्ट कर सकते हैं। ये एक हमारा लाइव एग्जांपल है। यहाँ क्या है कि ये ऊपर का पानी यहाँ आया है, एक टैंक में भी जा रहा है और ट्यूबवेल में भी कनेक्ट कर दिया गया। यदि ट्यूबवेल का जो कैपेसिटी है रिचार्ज की, उससे ज्यादा पानी आ जाता है तो उसमें राइज होता है। ये राइज होता है यहाँ, ये जो पानी का, ये जो पानी टैंक में जा रहा है उसका लेवल है इससे डाउन है। ये जो हाइट है ग्राउंड से, इससे इसकी हाइट कम है। इसका मतलब है यहाँ जब राइज होगा इससे पहले यहाँ टैंक में जाने लगेगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा पानी। पूरे साल में ये एक्सपेरिमेंट है, ये पूरे साल में रिचार्ज कितना होता है ट्यूबवेल में और कितना स्टोर कर सकते हैं, इसका बाइफर्केशन किया हुआ था। और यहाँ ये जो सिस्टम दिया गया है उसको फर्स्ट फ्लशिंग बोलते हैं। जो मानसून स्टार्ट होता है उससे पहले ये कैप खोल देना है। ये कैप यहाँ है, ये पिलर के पीछे, ये पिलर का पीछे वाला भाग है। ये रूफ से जो आया उसका वर्टिकल जो पाइपलाइन है, यहाँ एक कैप रहता है, थ्रेडेड कैप, उसको आप खोल दीजिए। तो जब पहला मानसून में पहला बरसात आएगा, फर्स्ट रेन आएगा, वो पानी सब बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसमें डस्ट होगा, कुछ भी इम्प्योरिटी होगी टेरेस का, रूफ का, वो क्लीन हो जाएगा। उसके बाद इस कैप को बंद कर दिया जाएगा। तो पूरी सीजन इसमें पानी ट्यूबवेल में भी जा सकता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो भी हो सकता है, यदि आपको यहाँ टैंक में स्टोर करना तो भी हो सकता है, ट्यूबवेल में करना है तो भी हो सकता है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना तो भी हो सकता है। तो ये एक सिस्टम है। इसमें रन ऑफ कोफिशिएंट 0.71 है, मिला है जूनागढ़ का। दिल्ली का है वो 0.73 के आसपास है। और रूफ वाटर रन ऑफ है, ये पर मीटर स्क्वायर रूफ एरिया में कितना पानी मिलता है, तो 0.733 क्यूबिक मीटर तक हमारे को मिलता है। ये डिपेंड करता है रेनफॉल पैटर्न पर, लोकेशन का। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम एक असाइनमेंट करने वाले हैं, इसके बारे में कैलकुलेशन कैसे किया जाए वो हम कर रहे हैं, तो उसमें आ जाएगा इसका। फिर रूरल एरिया में मैंने जैसे बताया था अभी कि ग्राउंड में क्या सिचुएशन होता है यदि हम ट्यूबवेल क्यों रिचार्ज करते हैं, क्योंकि जो ऊपर का जो सरफेस से सीधा मूवमेंट होता है, देखो वो नहीं हो रहा है, मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, वो स्लाइड शिफ्ट नहीं हो रही है। हेलो, आपने शायद एप्लीकेशन शेयर की है, तो आप इसकी जगह या तो अपनी नहीं, ये तो ये पीपीटी ही है ना। हाँ हाँ, आ गया, अभी दिख रहा है, अभी वापस चला गया। अभी द कंसेप्ट ऑफ ट्यूबवेल दिख रहा है ना। हाँ जी दिख रहा है। उसमें रेनफॉल से पानी का ऊपर का जो सरफेस का जो अनकन्फाइंड एक्यूफर है वो रिचार्ज हो जाता है। वो पूरा फिल हो जाने के बाद अपना स्ट्रीम स्टार्ट हो जाता है, रिवर फ्लोइंग करने लगती है, वो पानी सीधा समुद्र में चला जाता है। उसी टाइम जो डीप एक्यूफर है वो खाली रहता है, इसीलिए ट्यूबवेल रिचार्जिंग जरूरी है। यदि हम ये चेक डैम है, यहाँ पूरा पानी भर जाता है, उसका पानी सीधा बाहर चला जाता है। इसके जगह पर यहाँ का एक्सेस फ्लो है वो यदि ट्यूबवेल में उतार देते हैं, हम डाइवर्ट कर देते हैं, तो ये जो लेयर है
जो 2 स्टोन लेयर के बीच का लेयर है उसमें रिचार्ज होगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ वी आर पंपिंग फ्रॉम यूजिंग ट्यूबवेल, तो डीप डेप्थ से पंप कर रहे हैं और रिचार्ज हम नहीं कर रहे हैं। रिचार्ज सिर्फ हम अपर सरफेस को कर रहे हैं। यदि हमने चेक डैम बनाया, हमने कुछ भी पॉन्ड बनाया, दैट रिचार्ज इज ओनली द अपर लेयर ऑफ द ग्राउंड सब सरफेस। डीप एक्यूपर रिचार्जिंग नहीं हो रहा है, इसके लिए ट्यूबवेल रिचार्जिंग इज मस्ट। अभी ट्यूबवेल रिचार्जिंग के लिए जियोलॉजी का सर्वे करना जरूरी होता है। ये जो होता है हमारा जियो रेजिस्टिविटी से होता है। यहाँ एक कन्फाइंड एक्यूपर दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, तो आपका ट्यूबवेल कहाँ तक डीप करना है, ये सब यहाँ वाटर अवेलेबिलिटी है, यहाँ से पानी हम खींच भी सकते हैं, यहाँ रिचार्ज भी कर सकते हैं। इसलिए ये जियो रेजिस्टिविटी सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे करना पड़ता है। ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें पूरा ये रिवर बेसिन है, ये उबेन का रिवर बेसिन है, उसका ये मैपिंग किया गया हुआ है। ये जो चार्ट दिख रहा है उसमें ये जो अंदर का एक्यूफर है उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है, ब्लू एंड ग्रीन जो बेल्ट है वहां ज्यादा है। इसका मतलब ये बेल्ट में हमारे को ट्यूबवेल से रिचार्ज करना है, बाकी का जो पार्ट है उसमें हम लोग सरफेस रिचार्जिंग कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो उसका मतलब नहीं रहेगा। तो ये जो प्लानिंग बेस पर है, और यदि किसी लोकेशन पर है, जैसे कि सेंट्रल ग्राउंड बोर्ड है, वो अपना अलग अलग लोकेशन का अपना जियोलॉजी का मैपिंग दिया गया है, वो हमारे को यूजफुल हो सकता है। वो ट्यूबवेल रिचार्जिंग के लिए आपको एक फिल्टर बनाना पड़ेगा। जब सरफेस से रन ऑफ आ रहा है, एग्रीकल्चर फील्ड से आ रहा है, कोई जगह से सरफेस फ्लो आ रहा है, रूफ का फ्लो नहीं है, उस टाइम आपको एक सेंड का फिल्टर बनाना पड़ेगा। उसमें 4 लेयर रहता है, वो सेंड का लेयर रहता है, उसमें पानी पास होगा, बॉटम से पानी जो आएगा क्लीन वाटर, वो हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे ट्यूबवेल से। तो ये जो है, ये पूरा टेबल दिया गया है, वो फिल्टर का ये थिकनेस ऑफ लेयर एंड साइज ऑफ मटेरियल है। पहला है फाइन सैंड, वो लेस देन 1 मिलीमीटर साइज की सैंड है, 20 मिलीमीटर का और 20 सेंटीमीटर की थिकनेस है। ये सब 4 लेयर है, और जो 5th है वो यहाँ का टैंक है, उसको स्टोन से भर देना, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे ट्यूबवेल से। तो पानी जब पास होगा तो उसका जो सिल्ट है इसमें ट्यूबवेल में नहीं जाएगा, अदरवाइज जो हमारा ट्यूबवेल चौक हो जाएगा, अंदर का एक्यूफर भी खराब हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है। यहाँ से एक चेक डैम का पानी हमने ट्यूबवेल में डाइवर्ट किया है, ये ट्यूबवेल है। तो ट्यूबवेल में एक खास यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ कि ट्यूबवेल में यदि आपको रिचार्ज करना है तो या तो ऐसा हाउसिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि ट्यूबवेल में हम हेवी लोड वाला मोटर इंस्टॉल करते हैं, इलेक्ट्रिक पंप सेट। तो ये ट्यूबवेल इस तरह का हाउसिंग बनेगा और साइड में फिल्टर रहेगा। हाउस में यदि हम घर में जो हमारा डोमेस्टिक ट्यूबवेल यूज करते हैं रिचार्ज के लिए, उसमें इतना कुछ वो डिस्टर्बेंस मत करना, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पंप सेट है वो हेवी लोड होता है उसमें, तो यदि वो डिस्टर्ब होगा तो पूरा गड़बड़ी हो जाएगा। इसके लिए हम एंड में मैं एक पिक्चराइज करूंगा, उससे करना है। यदि ज्यादा सोसाइटी का पानी है या कोई फार्म का पानी है, उसको करना है तो इस सिस्टम में जाना पड़ेगा। ट्यूबवेल को पहले क्लीन करना पड़ेगा, ये केसिंग को, इसको फिर आपका फिल्टर के साथ जोड़ा जाएगा, फिर ये हाउसिंग कंस्ट्रक्ट होगा। ये फिल्टर है, इससे पानी पास होता है, ये रेत का फिल्टर है, जैसे आगे बताया वो सेम रहेगा, उसकी जो थिकनेस ऑफ लेयर सब कुछ चेंज रहेगा, सेम रहेगा, और वो पानी फिल्टर होकर ट्यूबवेल में जाएगा और यहाँ पंप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये दोनों काम एक साथ होगा, लेकिन ये पूरा थोड़ा टेक्निकल वर्क है। जब घर में हम करते हैं तब यहाँ कनेक्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहाँ एक ऐसा मेटेलिक विंडो और थोड़ा आरसीसी वर्क होगा, उस पर पूरा लोड रहता है इलेक्ट्रिक पंप सेट का, तो वहाँ अलग तरीके से करेंगे। ये ओपन वेल में यदि हम काम करेंगे कैसे करना है, तो इसमें भी सेम फिल्टर रहता है। ये ओपन वेल रिचार्जिंग है, फार्म का पानी आता है, हो जाता है सीधा पास होता है फिल्टर में, ये इस टाइप का होता है। यहाँ पहले प्री टैंक में थोड़ा पानी आएगा, यहाँ कुछ बड़ा लोड है तो वो रुक जाएगा, फिर सेंड फिल्टर में पास होगा। इसका बॉटम कनेक्ट किया है ओपन वेल, ओपन वेल मीन्स डग वेल, उसमें पानी आता है रिचार्ज का। तो ये दिख रहा है, हेलो, हाँ जी, ये वीडियो दिख रहा है, हेलो,
हाँ सर, हमें दिख रहा है ये। तो इस हिसाब से ये होता है, ये मानसून सीजन में पानी पूरा आता है, उसकी डिजाइन रहती है कि ये डिस्टर्ब ना करे, इसका फ्लो का एस्टिमेट होता है कितना आएगा फार्म से, और ये इस फिल्टर से, यहाँ फिल्टर है और ये प्री टैंक है आगे, ये यहाँ से सीधा आगे एक ट्यूबवेल है, वहाँ उसका रिचार्जिंग पॉइंट है, मतलब वहां तक ट्रांसफर होता है। इस हिसाब से ये ओपन वेल का होता है, उसका कोस्टिंग यहाँ कुछ दिया गया है, और कितना एक वेल में 4000 मीटर क्यूब तक का हम रिचार्ज कर सकते हैं। ये छोटा सा स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, कहीं डिप्रेस लैंड है तो यहाँ पानी भर जाएगा और रिचार्ज होगा, और ये लैंड भी थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगी। उसका कोस्टिंग थोड़ा कम होता है चेक डैम से, 0.21 रुपीज पर क्यूबिक मीटर, मतलब 27 पैसा ही ओनली होता है 1 क्यूबिक मीटर का। फिर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ये पर्कुलेशन टैंक है, कहीं डिप्रेस्ड एरिया है तो वहां बना सकते हैं। जो साइड में जो पंपिंग वेल है उसको, वो पानी का डिक्लाइन नहीं होने देंगे लेवल, क्योंकि यहाँ का पानी यहाँ जब पंपिंग होता है तब सप्लाई होता रहता है। अभी यहाँ देखिए एक चेक डैम दिखा है, ये स्टॉर्म है, बारिश आ रही है, उस टाइम में चेक डैम पूरा भर गया, फिर भी इतना एक्सेस पानी जा रहा है। तो एक रीजन में कितने चेक डैम होना चाहिए उसका भी एक प्लानिंग होता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये सब मैनेज होना चाहिए। ये रिचार्ज अभी स्कोप बहुत है यहाँ। और ये एक रिचार्ज शाफ्ट होता है, ये ऊपर का जो सरफेस एक क्ले का बना हुआ है, तो ये पानी रिवर का जो है यहाँ अंदर एक्यूफर में नहीं जाएगा, इसलिए ये जो है रिचार्ज शाफ्ट बोलते हैं उसको हम 0.5 to 5 मीटर तक डायमीटर इसका होता है। उसको आप ब्रेक कर दीजिए 10 मीटर डीप तक, और फिर उसको रिफिल कर देना पड़ता है ग्रेवल मटेरियल से। तो यहाँ यदि पानी भरा है उसके ऊपर और साइड से पानी यहाँ आ रहा है, तो वो सीधा स्पीड से जल्दी से पानी आपका एक्यूफर में डाइवर्ट होगा और रिचार्ज होगा। क्योंकि स्टॉर्म आता है, वो जल्दी जल्दी पानी आपका जो रीजन है उससे बाहर निकल जाता है, तो ये स्पीड बढ़ानी पड़ती है, इसलिए आर्टिफिशियल रिचार्ज जरूरी रहता है। ये गैबियन स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल है, उसमें कुछ करने का नहीं है। ये स्ट्रीम में आप सीमेंट कंक्रीट के बिना, ये वायर मेश का बना हुआ होता है, उसमें स्टोन भर देते। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर यदि बनाना है 100 मीटर गैप में, तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर लगा देते हैं, तो ये स्ट्रीम का जो स्पीड है कम हो जाता है और रिचार्ज टाइम उसको ज्यादा मिलता है। अब मेनी वेज टू सेविंग वाटर कैसे कैसे करते हैं घर में। अब हम लोग थोड़ा, हमारा घर में हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें जब ब्रशिंग करते हैं तो उस टाइम टैप खुला नहीं रहना चाहिए, ये थोड़ा एक केयर करना पड़ेगा। और हम कलेक्शन रेन वाटर करेंगे, और एफिशिएंट टॉयलेट का भी यूज कर सकते हैं। फिर हमारा जो क्लीनर्स होते हैं, यूज इको फ्रेंडली क्लीनर। अभी हम कॉन्सेंट्रेटेड क्लीनर यूज करते हैं। क्लीनर का प्रॉब्लम क्या होता है कि हम जब क्लीन करते हैं वो पूरा वेस्ट वाटर है, वो कहीं ना कहीं रिवर और ग्राउंड वाटर में चला जाता है, फिर वो हमारा यूज में आता है, वो साइकिल होता है ना। तो ये जो कितने क्लीनर है उसमें हमें इको फ्रेंडली करना पड़ेगा। और वॉशिंग मशीन में ये ध्यान रखना है, एक एक कपड़ा नहीं धोना है, थोड़ा अपना एज पर स्टैंडर्ड करना है, तो पानी कम वेस्ट होगा। फिर लीकेज जो पाइप का है वो देखना पड़ेगा। शावर लेस, मतलब कम नहीं, मतलब ऑप्टिमम होना चाहिए। फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप, जो आजकल क्या है, जो प्रेशराइज सिस्टम से हम इरिगेट करते हैं, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, तो इससे पानी का बहुत बचाव होता है। तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी देने की बात है। फिर आपका ड्रॉट प्रोन जो प्लांट्स है, कोई कोई प्लांट्स आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, गार्डन में है, अपना हाउस, अपना फार्म में है, तो ज्यादातर ड्रॉट प्रोन जो प्लांट्स होता है, जो कम वाटर यूज करता है, उसको ज्यादा आप ग्रो करिए। फिर ये जो टेप है उसको टेपिंग नहीं होना चाहिए, ये लीक नहीं होना चाहिए। फिर ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कंपोस्ट। यदि किसी के पास अपना किचन गार्डन है, तो छोटा सा 2 फीट बाय 2 फीट का यदि हमारे पास एक गड्ढा होता है, तो उसमें हमारा बायो वेस्ट जो है ये उसमें डाल देना चाहिए। क्योंकि बायो वेस्ट का प्रॉब्लम ये, या तो जो वेस्ट कलेक्शन सिस्टम होती है हमारा सिटी में, वो वेस्ट कलेक्शन सिस्टम प्रॉपरली उसको हमें डिस्पोज करना चाहिए। अदरवाइज प्रॉब्लम ये होता है कि इसका डिकम्पोज होता है और रेन वाटर में उसका ऐड हो जाता है, फिर इसका बैक्टीरियल एक्टिविटी जो होती है वो फ्रेश वाटर में मिक्स होती है और वो फिर प्रॉब्लम कर देता है। तो इसलिए ये एक जरूरी है। अब ये कैसे करते हैं, जैसे कि हमारा अंडरग्राउंड टैंक करना है, तो हमारे रूफ में कितना पानी आ रहा है इसका एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो ये अंडरग्राउंड पाइप टैंक है,
इसलिए ये बना सकते हैं। ये पार्किंग गार्डन एरिया में बना सकते हैं। नया मकान बनते हैं तब तो ठीक है, बन जाता है। अब ओल्ड मकान में यदि किसी को करना है तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम इसको एक्सकेवेशन करेंगे 2-3 मीटर तक, तो ये स्ट्रक्चर डैमेज ना हो, क्योंकि लोड रहता है अपना ओल्ड मकान का। तो ये थोड़ा कोई टेक्निकल पर्सन का कंसल्ट करके कर सकते हैं। दूसरा ये है जो मैंने बताया था ना कि रूफ का पानी हम कैसे करते हैं, तो यहाँ आप फिल्टर ना करें, और एक स्टेनलेस स्टील का एक ये मेश जो इसका है 1 mm से कम का मिलता है हमारा मार्केट में। स्टेनलेस स्टील 304 का जो एक जो क्या स्क्रीन बोलते हैं वो लगा दीजिए, सिर्फ ओनली 1 स्क्रीन, और रूफ का पानी आएगा उस बॉटम से यहाँ डाइवर्ट करना है। अब यहाँ कैसे डाइवर्ट करना है, यहाँ आपका पंप फिट किया हुआ है तो ऊपर से करना है, ऊपर से उसको ऐड करना है, क्योंकि यहाँ सर्कुलर स्पेस रहता है इलेक्ट्रिक मोटर का जो पाइप है और ट्यूबवेल के बीच में, उससे आप रिचार्ज करना है। यहाँ आप कटिंग और वगैरह करने का वो साहस मत करिएगा, वो थोड़ा डेंजर होता है। बाकी ये आगे बात हो गई है। और जो चैनलाइज हाउस वेस्ट प्रॉपरली, तो आप थोड़ा जो वेस्ट है इधर उधर फेंकने से वो क्या है कि अल्टीमेटली वो हमारा वाटर को भी डिग्रेड कर सकता है। एटलीस्ट वंस डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन इन योर पोर्टेबल वाटर, उसमें कोई डेंजर है कि नहीं वो थोड़ा देखना पड़ेगा। जो आगे दिया गया पूरा लिस्ट, उस रिलेटेड कोई केमिकल कंपोनेंट जो हम पानी पीते उसमें है नहीं, ये एक बार देखना पड़ेगा। सोसाइटी लेवल पर भी इसका एनालिसिस कर सकते हैं, ये सैंपल लैब में एनालिसिस हो सकता है। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये कर सकते हैं कि अभी टाइम हो गया है सर? हम 2-3 मिनट लेके और उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे मूव करना होगा। अच्छा, एक मिनट, हमारे रूफ में कितना पानी का क्वांटिटी है वो कैसे पता पड़ेगा, कितना अवेलेबल है? डिटरमाइन द अवेलेबल वाटर ऑफ रूफ ऑफ माय हाउस, तो उसमें रूफ का एरिया होता है। एवरेज एनुअल रेनफॉल जो आपका लोकेशन का होता है वो कहीं से कलेक्ट करना पड़ेगा, ये रिसर्च डेटा है। देन रूफ वाटर रन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ योर लोकेशन, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको कितना पानी हमारे रूफ से मिलेगा, क्योंकि ये जो आपका टैंक डिजाइन है, रिचार्जिंग है, उसमें से होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ एक यदि हो सकता है तो कर लेते हैं। ये चिल्ड्रन को खुले से देखो, गूगल खोलो, गूगल यहाँ क्या कर लेते हैं कि सोसाइटी है या अपना रूफ है तो अपना एरिया इससे निकल जाएगा, या ये तो कर सकते हैं सब लोग, या ये देखा इस बेटा। अच्छा, इस हिसाब से हम रूफ का या सोसाइटी का एरिया अपने घर में बैठे बैठे निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट है, इसलिए तो पूरा सोसाइटी मिलके कर रही है या अपना हाउस का कर रहा है, तो इसका एस्टिमेट हो सकता है कि कितना वाटर मिल सकता है। अभी ये दो जो पैरामीटर है, एवरेज रेनफॉल एंड रूफ वाटर रन ऑफ कोफिशिएंट, ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से मिलता है या आप गूगल से भी कुछ सर्च करते हैं। लोकेशन का वैल्यू अलग अलग होता है। यहाँ ये जूनागढ़ का दिया गया है, तो ये 960 एवरेज एनुअल रेनफॉल है, ठीक है। अब यहाँ पूरा हो गया है, अभी क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत डिटेल में समझाया। ये थोड़ा लंबा हो गया है। बात नहीं सर, कुछ लोगों की क्वेरीज है, मैं आपसे उनके शेयर करता हूँ। सतीश जी पूछना चाहते हैं, इस एनी स्पेसिफिक वे जो हम हमारे डेली यूजेज ऑफ वाटर में फ्लोराइड को कम कर सकते हैं, फ्लोराइड को क्लीन कर सकते हैं? फ्लोराइड को कम करने का एक ही रास्ता है, उसमें मैक्सिमम हम रिचार्ज कर सकते हैं। इट डाइल्यूट्स द वाटर, एक यही तरीका है। दूसरा ये है कि आरओ का क्या प्रॉब्लम है। आरओ में अभी देखना पड़ेगा कि वो फिल्टर कर सकता है नहीं कर सकता है, क्योंकि वो क्या है, उसका टोटल डिजोल्व सॉल्ट है वो फिल्टर करता है, उसमें टाइप एड्रेस नहीं होती है। वो तो नेचुरल चीज है, वो एक अपना मेम्ब्रेन रहता है बीच में, तो वो क्या करता है अपना साइज के हिसाब से, जो मेम्ब्रेन की साइज से बड़ा साइज है वो वहां रुक जाता है, उससे नीचे की साइज है वो अंदर आ जाता है। तो एक रास्ता इसका यही है कि ग्राउंड वाटर में यदि क्वालिटी इंप्रूव करना है तो इट इज ओनली द रिचार्ज वे।
रिचार्जिंग द आप ग्राउंड वाटर। अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर देंगे तो आप दिखेंगे भी, अभी आप दिख नहीं रहे स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा। तो एक ऑप्शन इसका यही है कि रिचार्जिंग ज्यादा करना पड़ेगा, और दूसरा ये भी है लेकिन ये थोड़ा टफ है, जैसे कि फ्लोराइड का जो है वो एक्चुअली सॉइल ब्रोन नहीं है, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट और अपना सीवरेज वेस्ट में से भी जनरेट होता है। तो प्रॉपरली उसका जो ट्रीट होना चाहिए। आजकल तो अभी क्या है कि हमारे गंगा का जो क्लीनिंग का है उसमें क्या है, जितने भी इंडस्ट्रियल लोकेशन है फिर डोमेस्टिक लोकेशन, उसका जो वेस्ट है उसको ट्रीट करने के बाद रिवर में फेंकते हैं। तो ट्रीट करने के बाद एक लेवल पर वो सब डाउन होता है। ये ज्यादातर हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि करना है तो बहुत बड़े लेवल पर जाना पड़ेगा। रिचार्जिंग में हाउस टू हाउस कर सकते हैं, और वो जो है वो गवर्नमेंट लेवल पर और सब मिल के कर सकते हैं। एक सर कुछ लोगों का क्वेश्चन था, क्या आरओ का वाटर हमें हार्म करता है किसी तरीके से? नहीं, आरओ का वाटर हमें हार्म नहीं करता है लेकिन मैंने बताया ना कि जो एक पहले वो बॉडी बताया गया था, उसमें डिफरेंट मेटल्स दी गई थी, केमिकल्स दिया गया था, वो उसमें एरो दिखाया गया था कि किस जगह पर वो हमारे को हैजार्डस है, उसका परमिशन लिमिट का एक टेबल दिया गया है। तो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा कंसंट्रेशन है तभी ये प्रॉब्लम होता है। फ्लोराइड का तो क्लियर है कि 1 ppm से ज्यादा होगा तो 1.5 तो परमिसिबल दिया गया है, लेकिन 1 से ज्यादा होगा तो वो हमारे को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि एक उसमें दिया गया था कि 0.75 ppm है, वो जो चिल्ड्रन का जो टीथ होता है उसमें से वो निकलना शुरू हो जाता है कैल्शियम, तो वो वीक होने लगता है ऐसा। ठीक है, थैंक्स सर। आपने बहुत अच्छे से कवर किया और लोगों की क्वेरीज को भी सॉल्व किया। आई थिंक रोहित वांट टू आस्क समथिंग। विपिन, कैन यू अनम्यूट रोहित? माइकल? या रोहित, यू कैन आस्क। या सर, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया। आपके सेशन लेने के तरीके से पता पड़ रहा है कि आप वाटर मैनेजमेंट में कितने पैशनेट और नॉलेजेबल हैं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी व्याकुल रहता हूँ कि बहुत सारी कंट्रीज में पानी फ्री में मिलता है, मतलब फ्री में बोले तो कि गवर्नमेंट जो पानी देती है, राइट, वही पानी जो है सब पीने में सब जगह यूज किया जाता है। अभी थोड़े दिनों से इस पे काफ़ी एनालिसिस भी चल रहा है, लेकिन हमारी कंट्री में जो पानी टैप वाटर आता है वो हम पी नहीं सकते हैं। हमें वो बोला जाता है कि उसके लिए आरओ लगवाइए, और फिर आरओ का पानी पीना पड़ता है। आरओ का पानी पीने में कुछ, जैसा भी बातचीत हो रही थी कि कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स चले जाते हैं, तो इन सब का क्या सॉल्यूशन है? आप म्यूटेड हैं विपिन, आप सर को अनम्यूट करें। एक्चुअली इसमें दो तरीके का होता है। जो सप्लाई है, जैसे कि टाउन में और सिटी में जो सप्लाई होता है, जो डैम से पानी आता है, जो सरफेस स्टोरेज से आता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं है। उसमें प्रॉब्लम बायोलॉजिकल एलिमेंट्स का प्रॉब्लम होता है, बैक्टीरियल एलिमेंट्स उस टाइप का प्रॉब्लम होता है, यूवी से वो सोल्व हो सकता है। जब ग्राउंड में से आता है, और कभी कभी प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे कि बड़ा टाउन से यदि रिवर पास हुआ है, जैसे कि यमुना पास हो रही है वहां से, और उसका डाउनवर्ड साइड में उसका स्टोरेज है, तो जो वेस्ट मटेरियल तो उसमें एक बार आ गया, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसमें आ गया, फिर वो सप्लाई होता है टाउन में, ठीक है। तो इसलिए अभी क्या है कि गवर्नमेंट जो सप्लाई होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट के लिए वो जो क्या बोलते हैं क्लोरीन ट्रीटमेंट होती है सिर्फ बायो मटेरियल के लिए। वो फिल्ट्रेशन का अभी हमारा यहाँ नहीं है, और फिल्ट्रेशन के लिए पॉसिबिलिटी भी कम है, क्योंकि इतना फिल्ट्रेशन करने के बाद क्या है कि फिल्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ओनली ड्रिंकिंग वाटर। फिर आप बाथिंग करेंगे, वॉशिंग वगैरह में फिल्ट्रेशन कॉस्टली हो जाता है। तो गवर्नमेंट लेवल पर भी अभी आपने जो बताया कि हमारे यहाँ जो आता है वो उसको हम फिर फिल्टर करते हैं, क्लीन वाटर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम रहता है। क्योंकि अभी
अभी गवर्नमेंट भी इतना लेवल पर, अभी तो वो पानी पहुंचाने में भी सक्षम नहीं है हाउस टू हाउस। अभी काफी एरिया ऐसा है कि वहाँ पानी की सप्लाई का भी अभी प्रॉब्लम है। और डेवलप्ड कंट्री है, उसका कुछ तरीका ही, उसके उसके पास कॉस्ट कंस्ट्रेंट नहीं होती है, वो कितना भी कॉस्ट कर सकते हैं, तो इनपुट कर सकते हैं, तो उसके साथ थोड़ा कंपेयर भी हम नहीं कर सकते। और ये सही है कि जो जो स्टोरेज है उसका क्वालिटी ठीक नहीं है, तो गवर्नमेंट के पास जो स्टोरेज है वहां से ही वो सप्लाई होता है, वो एक थोड़ा प्रॉब्लम है। यदि मान लो कि रिवर का पानी ही क्लीन है तो हमें को सप्लाई मिलेगी क्लीन। तो आज दो तरीके से हम सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट का भी एक थोड़ा कंस्ट्रेंट रहता है। हम एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सतीश गुप्ता जी की तरफ से। विपिन, आप हमको अनम्यूट करेंगे? हेलो। हाँ हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि इंडिया में कई रीजन्स में काफी मात्रा में फ्लोराइड पाया जाता है लैंड सॉइल के अंदर, तो वहाँ की जनता को ऐसा क्या करे या और मतलब क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग करें कि जिससे वो सॉइल से फ्लोराइड वहाँ से खत्म हो जाए, या फिर उसको कैसे प्यूरिफाई किया जाए? वो खत्म क्योंकि करने का, दिल्ली के आसपास ही काफी जोन है जहाँ फ्लोराइड हाँ बहुत है हाँ है। पानी में। नहीं, इसमें हमारा जो क्या है कि जो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा देखें तो वो इतना मेरे पास भी वो एक्सपोजर नहीं होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? दो सॉल्यूशन है। एक तो उसका सोर्स क्या है, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो यदि रिवर में मर्ज होता है, रिवर में जॉइंट होता है, तो डेफिनेटली वो ग्राउंड में जाएगा फिर। और रिवर स्टोरेज जो जहां भी होता है, जैसे कि आगे डैम है तो वहां स्टोर वाटर होता है, ज्यादातर सरफेस वाटर की जगह पर ग्राउंड वाटर में होता है ये। क्योंकि इंडस्ट्रियल पीपुल जो है अभी इतना उस पर कंट्रोल मैं नहीं मानता हूँ कि है, क्योंकि हमारा हमारा भी कंट्रोवर्सी कभी कभी होता है। हमारा जो एक्सपेरिमेंट चलता है वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वो लोग वो भी नहीं करने देते, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो है इसके लिए। और गवर्नमेंट का भी इतना वो नहीं रहता है कि उसको बंद कर दे तुरंत। जिस जो सोर्स है, जो जैसे कि केमिकल हैजार्डस एफ्लुएंट है उसका, इंडस्ट्रीज का या कोई भी जगह का, या माइनिंग भी जहाँ होता है वहीं भी कहीं भी ये प्रॉब्लम होती है। तो ये डायरेक्टली अपना जो रिवर फ्लो है या ग्राउंड में कहीं से न हो, उसके लिए स्टेबलाइज सिस्टम बीच में रखना पड़ेगा, या जैसे कि ट्रीटेड प्लांट कहते हैं वो एक होना चाहिए। और मैक्सिमम रिचार्जिंग इज द वन ऑप्शन और बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन वो यदि सब करेंगे तब होता है। अदरवाइज पानी जैसे जैसे हम बहुत डीप से ड्रॉ करेंगे तो वो क्या है कि उसका जो इंसर्ट होने का है, ग्राउंड का जो अंदर आने का जो है, वो डिस्टेंस दूर का जो सोर्स है वहां से भी खींचेगा। जितना डीप जाएंगे वहां वो दूर भी जाएंगे, एड्रेस करेंगे। तो ये लिमिटेड लोकेशन में तब रह सकता है कि आप मैक्सिमम ग्राउंड लेवल बढ़ाएंगे। और दूसरा ये ट्रीटेड प्लान है वो ही करना पड़ेगा, या ऐसे केमिकल इंडस्ट्रीज को किसी भी हालत से कंट्रोल करना पड़ेगा, या उसका वेस्ट को उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी कि भाई आप इसको ओपन में उसको थ्रो मत करिए, तभी ये हो सकता है। अदरवाइज तो क्या है कि एक बार वो पानी में चला गया फिर वो दिखता नहीं है, जब तक आप केमिकल एनालिसिस नहीं करेंगे तो पता नहीं पड़ेगा, ये है। लेकिन इसका कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग चलता है। जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसका स्टेट का रीजनल ऑफिस है सब जगह पर, अपना स्टेट में भी ग्राउंड वाटर बोर्ड होती है, पूरा इंडिया में मॉनिटरिंग होते है, सैंपलिंग होते है। इसलिए तो वो मैप मैंने दिखाया आपको, वो इम्प्रूव होता रहता है और चेंज होता रहता है। कहीं एरिया बढ़ गया कम हो गया वो दिखता है, हर 4-5 साल में वो मैप अपडेट होता है। ठीक। एक सर, ये पानी पीने के लिए कितना TDS होना चाहिए, मतलब
पीने वाले पानी के लिए। ये BIS स्टैंडर्ड में 500 जो बताया था मैंने अगले टेबल में। तो फिर लोग बाग आरओ का क्यों पानी पी रहे हैं जब नॉर्मल TDS आ रहा है पानी में, कई बार आते फिर भी आरओ नहीं, आरओ में जो मान लो कि वो जो सरफेस स्टोरेज है, डैम है, जैसे कि बहुत बड़ी रिवर है, उसका पानी आ रहा है तो उसमें TDS वो सॉरी सॉल्ट कम होता, उसमें बायोमटेरियल का प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब जनरली ये देखा जाता है कि TDS सही है फिर भी आरओ लगा के पानी पिया जा रहा है बहुत जगह। नहीं, ये जरूरी नहीं है। हमारे हम यहाँ जहाँ है, जैसे कि ये हमारा पूरा पार्ट है, ये राजस्थान तक वो पूरा डीप से पानी खींचते हैं, तो उसमें 2000 के ऊपर का TDS होता है। आप ऐसे नहीं पी सकते, आप पियेंगे तो आपको शौक नहीं लगेगा, वो वहाँ जरूरी है। जिस जगह, हाँ वहाँ जरूरी है। और उसमें आप आरओ नहीं लगाएंगे तो आपको UV सिस्टम तो चाहिए, क्योंकि जो वो सरफेस वाटर आ रहा है उसमें बायोमटेरियल का बायो एलिमेंट्स होती है, जैसे तो उसको इसे अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए। उसमें आरओ की जरूरत नहीं है तो नहीं करना चाहिए, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सॉल्ट पर्पज है, सॉल्ट कम करने के लिए ये आरओ है। ठीक ठीक ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छे से हमें सबको समझाया, प्लस लोगों की क्वेरीज भी सॉल्व की। आगे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो हम कोशिश करेंगे आप तक रूट करें और हम लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन हाँ, अब हम टाइम से बाहर निकलते हैं। हम सेशन को एंड करते हुए हम अपने नेक्स्ट स्वयं मंथन के बारे में बताते हैं। हमारे अगले वीक का स्वयं मंथन आयुर्वेद के ऊपर होगा, जिसमें हमारे आयुर्वेद के एक्सपर्ट डॉक्टर रामनिवास गर्ग होंगे। डॉक्टर गर्ग स्पेशली आर्थराइटिस और ड्यूनेटोइडियो के एक्सपर्ट्स हैं, और वो इसी के ऊपर हम उसको आयुर्वेद में कैसे इनका उपचार कर सकते हैं इसके ऊपर हमें डिटेल देंगे। तो आइए हम सब अगले वीक फिर से मिलते हैं शाम को 5 बजे, और डॉक्टर साहब के अनुभवों का फायदा उठाते हैं। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।